अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नो बच्चों, अभी तक हमारी बात किसकी चल रही है? हमारी बात चल रही है हार्ट के एक्टिविटी की, कार्डियक साइकिल की हमारी बात चल रही थी। तो कल हमने कार्डियक साइकिल के मामले में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि तीन स्टेजेस होती है। कौन कौन सी तीन स्टेज होती है? आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। याद आ रहा है ना? फिर हमने कहा कि जो कार्डियक साइकिल होती है, तो कार्डियक साइकिल 1 मिनट में कितने बार होती है? 72। और ऐसे नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल कितने बार जनरेट होता है? 72, 75, एवरेज 72। तो जब भी ऐसे नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल होगा, इसका मतलब एक कार्डियक साइकिल। तो 72 बार होगा तो 72 साइकिल, 70 बार होगा तो 70 साइकिल, 75 होगा तो एवरेज हम कहते हैं 72। ठीक है। फिर हमने कहा एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब ऐसे नोड एक्टिवेट होगा। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से किसको मिलेगा? एवी नोड। एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से रेस और परकिंजे फाइबर। इस तरह से ये पूरा साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था। कब? हमने एक और चीज पढ़ा कि ट्राइकस्पाइड बाइकस्पाइड वॉल क्लोज होगी, सेमी लूनर वॉल क्लोज होगी। कब क्लोज होगी, कब ओपन होगी, इसको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर हमने कहा कि 1 मिनट में पूरे बॉडी के अंदर कितना खून सप्लाई होता है? 1 मिनट में 5000 ml 1 मिनट में। और एक कार्डियक साइकिल में 70 ml, 70 ml। और उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। उसको क्या कहते हैं? तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम को हम जरब देते हैं किससे? कार्डियक साइकिल से, तब क्या मिलता है हमको? कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट हमने कहा कि वो कितना है? 5000 ml। तो कभी भी सीक्वेंस से चीजें नहीं पूछे जाएंगी, कभी भी किधर से भी सवाल आएगा। समझ में आ रहा है? उस वक्त आपको याद रहना कि हाँ हमने ऐसा ऐसा पढ़ा है। ठीक है। नाउ आज हम और एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की लाइनिंग हमको ड्रॉ करते दिखाई देती है ना? आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, या फिर आप लोगों ने अगर किसी के घर में अगर किसी को हॉस्पिटलाइज किए होंगे, आईसीयू वगैरह में देखा होगा, उस वक्त भी आपने ये लाइन इस तरह के कर्व देखे होंगे। तो नॉर्मली इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नॉर्मली पहली बात तो हमको ग्राफ का मीनिंग समझ में आता है। ग्राफ हमको समझ में आता है। ग्राफ का मतलब क्या होता है? कोई डायग्राम है जो आपने पेपर पे बनाई है, ठीक है, और इससे आपको कुछ आइडिया आ रहा है, क्वांटिटी मालूम पड़ रही है, तादाद मालूम पड़ रही है, नंबर मालूम पड़ रही है, इसको आप बोलते हैं ग्राफ। यहां पर दूसरा वर्ड है वो है इलेक्ट्रो। क्या है? इलेक्ट्रो। और इलेक्ट्रो के साथ दूसरा वर्ड वो क्या है? कार्डियो। कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है तो उसमें क्या रन होती है? करंट, जिसको हमने कल क्या बोला था? मायोजेनिक पोटेंशियल। याद आ रहा है ना? तो बेसिकली हमारे हार्ट के अंदर कितना करंट जनरेट हो रहा है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त, वेंट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, उसका ग्राफ अगर बनाया जाता है तो उस ग्राफ को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोला जाता है इसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब अक्सर ये होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जब भी बोला जाए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये मशीन का नाम है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसका नाम है? मशीन। और दूसरा वर्ड है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो जो पेपर होता है ना, या वो जो टीवी की स्क्रीन पे दिखाई देता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन इसके लिए यूज होती है उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वो मशीन से बाहर आता है। हाँ, मशीन। जो भी पेशेंट को आप एडमिट करते हैं तो उसकी ईसीजी निकाला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको क्या कहते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो उसकी जो मशीन होती है उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये एक मशीन है।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हासिल करने के काम आती है। यानी आप बना क्या रहे हैं, आप बना रहे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब है कि ये जो पीक्स है, ये जो पेपर है, इस पेपर पे आपको हार्ट की एक्टिविटी दिखाना है, उसके लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसको बोला जाता है। एग्जाम में या कहीं पर अगर किसी को क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, तो उनको क्या लगता है, वो जो पेपर है ना, क्योंकि ग्राफ हमने सुना होता है, ग्राफ पेपर, तो हमको लगता है कि वो ग्राफ, वो जो पेपर है वो ग्राफ है। नहीं, वो पेपर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जिस मशीन का यूज किया जा रहा है उसको बनाने के लिए उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना ना हो। ईसीजी होता है, ये दिल की कारकर्दगी यानी दिल के फंक्शन का एक ग्राफ होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये ग्राफ है, और ये ग्राफ किसका है, दिल की एक्टिविटी, दिल की कारकर्दगी, उसका ये ग्राफ होता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हमको पूरी कल्बी साइकिल की मालूमात देता है, पूरी कल्बी साइकिल दिखाता है। पूरी कल्बी साइकिल मतलब कौन कौन सी स्टेज हो गई, एट्रियल, सिस्टोल, वेंट्रिकुलर, सिस्टोल और जॉइंट, ये तीनों स्टेजेस को हमको इस ग्राफ के जरिए समझने में क्या होती है, मदद मिलती है, आसानी होती है, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि हमारा जो दिल है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ इस ग्राफ को हासिल करने के लिए मरीज को 3 बरकी तारों की मदद से मशीन के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आपने देखा होगा कि यहां पर एक लगाते हैं, यहां एक लगाते हैं, यहां 2 लगाते हैं, हाँ वो ऐसे चिट्ठे आते थे। ठीक है, चिट्ठियां नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं, बरकी तार बोलते हैं, जिससे दिल की क्या होती है, कारकर्दगी का लगातार हमको क्या होता रहता है, मुजाहरा होता है। तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो वो क्या चल रहा होता है, हार्ट की एक्टिविटी वो कंटिन्यूअसली बता रहा है, कभी लाइन ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। तो ये जो हमको कंटिन्यूअस हार्ट की एक्टिविटी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वो किसकी मदद से दिखाई दे रही है, बरकी तारों की मदद से। कितने बरकी तार यहां यूज किए जाते हैं, 3, इनको बोला जाता है लीड। क्या बोला जाता है इसको, लीड। तो आमतौर पे हम उसको उर्दू में बरकी तार बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है, लीड। तो 3 लीड होते हैं, वो 3 लीड के जरिए मरीज को उस मशीन के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, नाउ अब इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ में पाई जाने वाली हर ऊंचाई, यानी ये जो आपको पीक दिखाई दे रहा है ना, ये जिस तरह से ये पीक दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो ये जो पीक है या जो ऊंचाई है, उनको हुर्फ पी से टी के जरिए क्या किया जाता है, जाहिर किया जाता है। तो यहां आप दिख रहा है पी है, यहां पर क्यू, आर और एस के साथ कौन है, टी। तो पी से लेकर टी तक ये जितने भी हुर्फ है, ये हुर्फ क्या दिखा रहे हैं, पीक, ऊंचाई दिखा रहे हैं, जो दिल की क्या करती है, मखसूस कारकर्दगी को बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पी की बात कर रहे हैं, ये जो पी है, ये पी क्या दर्शाता है या ये पी क्या बताता है, ये पी ये बताता है, पी का मतलब ये है कि वो लहरें जो एट्रिया के सिकुड़ने की नुमाइंदगी कर रही है। यानी ये जो पी बता रहा है, ये पी क्या बता रहा है, पी ये बता रहा है कि एट्रियल सिस्टोल, ये पी क्या बता रहा है, एट्रियल सिस्टोल, कि अब एट्रिया क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, खून नीचे जा रहा है, यानी कहा जा रहा है वेंट्रिकल में। इस कंडीशन में इसको कहा जाता है डीपोलराइजेशन, या उसको कहा जाता है एक्साइटेशन। यानी पी को जब एट्रियल सिस्टोल होता है, तो इस एट्रियल सिस्टोल का एक और लफ्ज यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है डीपोलराइजेशन। क्या बोला जाता है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन आमतौर पर ये लफ्ज कब यूज करते हैं, अब इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, आप उसको अगर समझ जाएंगे तो ये डीपोलराइजेशन वर्ड आप खुद समझ जाएंगे। क्या, फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए कि ये आपकी मसल है, हाँ ये आपकी मसल्स है। मसल्स के अंदर क्या है, मसल्स के अंदर है बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर है निगेटिव चार्ज। अगर इसको देखा जाए तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पोलराइज्ड। क्या बोला जाता है इसको, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब क्या है, पोलराइज्ड का मतलब होता है 2 एंड, 2 पोल, 2 सिरे
पोल इंग्लिश में किसके लिए यूज किया जाता है? पोल का मतलब होता है खंभा, यानी दो सिरे, दो अलग अलग सिरे, उसको बोलते हैं पोल। तो यहां पर एक सिरा क्या है? पॉजिटिव, दूसरा सिरा क्या है? तो इस कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है? पोलराइज। मतलब हमेशा पॉजिटिव बाहर रहना, निगेटिव। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि डीपोलराइजेशन हो जाए, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया? बाहर निगेटिव चला गया और अंदर पॉजिटिव आ गया। तो इस कंडीशन में आप बोल रहे हैं कि जो पोल है, ये पोल खत्म हो गया, इसलिए आपने उसको क्या लफ्ज बोल दिया? डीपोलराइज्ड। क्या बोल दिया आपने उसको? अब सवाल ये आता है कि ये डीपोलराइज होने से फायदा क्या है? तो हमको मालूम है हमेशा जब करंट का फ्लो होता है तो करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो अगर एक जगह पर पॉजिटिव हो और दूसरी जगह पर निगेटिव हो, इसका मतलब करंट का फ्लो कहां से होगा? पॉजिटिव से निगेटिव। यानी हमारे हार्ट के अंदर हमेशा डीपोलराइज कंडीशन अगर होती है तो हमारे हार्ट के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा? सुकड़ाव, कॉन्ट्रैक्शन, यानी करंट का बहना शुरू हो जाएगा। लाइट चालू कब हो रही है? जब आपने बटन दबाया। बटन दबाते के साथ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव। वैसे ही हमारा हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब उसके अंदर क्या जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा? जब वहां पर दो चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव और एक। तो वैसे ही यहां पर क्या होता है, अगर एट्रिया के अंदर पी वेव दिखाई दे रही है तो पी वेव का मतलब है एट्रिया क्या क्या हुआ? सिस्टोल। और एट्रिया का सिस्टोल होने का मतलब ये हो गया कि एट्रिया के अंदर कौन सी कंडीशन आई हुई है? डीपोलराइजेशन। और उसी को क्या बोला जा रहा है? एक्साइटेशन। जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि दोनों भी जो एट्रिया है, छोटे चैम्बर है, ऊपर वाले चैम्बर है, रिसीविंग चैम्बर है, वो क्या करना शुरू कर देते हैं? सुकड़ना। और वो जैसे सिकुड़ेंगे तो खून ऊपर से कैसे, समझ में आया? तो पी वेव क्या दिखाती है? एट्रियल सिस्टोल। पी वेव क्या दिखाती है? एट्रिया का सुकड़ना। क्लियर यहां तक कंसेप्ट? ना अब खून कहां से कहां पर आ गया? ऊपर से नीचे। अब इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन अब किसमें होगा? वेंट्रिकल। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो QRS है ये एक साथ वेंट्रिकल के अंदर क्या करेंगे? डीपोलराइजेशन। इसका मतलब यहां पर ये जो QRS है ये पूरा पीक क्या बताएगा? ये बताएगा वेंट्रिकुलर, क्या बताएगा ये? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या बताएगा ये? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का भी मीनिंग क्या रहेगा? डीपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या होगा? वेंट्रिकल के अंदर भी क्या होगा? ऐसे नोड से करंट कहां पर आएगा? एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से। समझ में आया? तो करंट फ्लो होने के लिए जरूरी क्या है? दो अलग चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ इस तरह से करंट क्या होगा? फ्लो होगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे हार्ट के अंदर अगर एट्रिया है तो एट्रिया में पहले करंट बनेगा, फिर एट्रिया के बाद हुमेरा कहां बनेगा करंट? वेंट्रियम में। इस तरह से वेंट्रियम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और वेंट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है आलिया तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिक्युलर सिस्टोल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इस तरह से वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की नुमाइंदगी करते हैं जिससे कि वेंट्रिकल क्या हो जाती है? सिकुड़ना शुरू होती है। फिर क्या होगा? क्यू के फौरन बाद ही सिकुड़ना शुरू होता है और जो सिस्टोल की क्या करता है? शुरुआत। तो क्या होगा? क्यू के बाद आर के बाद एस। इस तरह से यहां तक आने तक आपका वेंट्रिकुलर क्या हो गया? सिस्टोल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब खून नीचे के चैम्बर से ऊपर कहां पर? पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा। इस तरह से ब्लड का फ्लो कहां कहां पर हो रहा है? राइट से लंग्स में, लेफ्ट से बॉडी। बहुत अच्छे। नाउ अब उसके बाद क्या होगा? टी जो है हर वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन की क्या करती है? नुमाइंदगी करती है। यानी टी लहर के खत्म होते ही हमको क्या होगा? सिस्टोल भी क्या हो जाएगा? इख्तिताम पसीन। यानी ये जो टी है, ये टी बेसिकली क्या बता रही है? ये टी बता रही है वेंट्रिक्युलर डायस्टोल। बेसिकली किसकी रहनुमाई कर रही है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यानी वेंट्रिकल की किस बात की तरफ गाइडेंस कर रही है? रिलैक्सेशन।
और अगर ये रिलैक्स हो जा रहा है इसका मतलब अब हार्ट रिलैक्स हो जाएगा, हार्ट रिलैक्स हो जाएगा इसका मतलब ये है कि अब जो खून है, जो ब्लड है, वो बॉडी से वापस कहाँ आने वाला है? राइट एट्रियम। लंग से कहां पर आने वाला है? लेफ्ट एट्रियम। फिर वापस से ऐसे नोड एक्टिवेट होगा, फिर एट्रिया से वेंट्रियम। बात आ रही समझ में? तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि पहले पी वेव का मतलब होता है कि एट्रिया का क्या हुआ? सिस्टोल। वेंट्रिया जैसी डायस्टोल होगा तो हमने क्या बना कि वेंट्रिकल का डायस्टोल, और साथ ही साथ कौन डायस्टोल कर रहा है? एट्रिया। तो जैसे ही ये सिस्टो जिसका डायस्टोल होगा, फिर एट्रियम का वापस से क्या स्टार्ट होगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि हमने कल भी मैंने एक बात बोला था कि एट्रिया का डायस्टोल होने से पहले ही वेंट्रियम क्या कर देती है? कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए हमारे पास एट्रिया के डायस्टोल का कोई पीक नहीं है, या उसकी कोई भी क्वांटिटी हमारे पास नहीं है, या उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, या उसका कोई ड्यूरेशन हमारे पास। इसलिए हम सीधा सीधा क्या बोलते हैं? जॉइंट डायस्ट्रोल, कि दोनों एक साथ रिलैक्स हो रही है। जैसी दोनों एक साथ रिलैक्स हो रही है तो फिर अगेन एट्रियल सिस्टोल। हाँ, वो ओपन रहेगा। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो वो ओपन रहेगा, क्योंकि खून ऊपर से नीचे आने वाला है ना। फिर इसके बाद क्या होगा? वेंट्रियम भी रिलैक्स होंगी और एट्रियम भी। जब वेंट्रियम रिलैक्स होंगी तब खुल जाएंगे ट्राइकस्पाइड, और कल हमने पढ़ा ना जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल में हमने ये कहा कि ट्राइकस्पाइड और बाइकस्पाइड वॉल क्या हो जाती है? ओपन, और सेमीलुनर वॉल क्या होती है उस वक्त? क्लोज, ताकि लंग से वापस खून वेंट्रियम में ना आए, ताकि वेंट्रियम में ना आए, और वैसे ही बॉडी से खून वापस लेफ्ट वेंट्रियम में ना आए। इसलिए सेमीलुनर वॉल उनको क्या कर देती है? रोक देती है, बंद हो जाती है ना। तो सेम यहां पर कंडीशन है। तो यहां पर याद रखना है कि हमारे बॉडी में जब पीक बनते हैं, कैसा पीक बनता है? इस तरह से जब पीक बनते हैं, इस तरह से बनेगा। तो क्या हुआ? इसका मतलब पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। अगर इस तरह से पीक बनते जा रहे हैं, इसका मतलब हार्ट की जो एक्टिविटी है, कल्बी दौर नॉर्मल है। अगर ये पी बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए, इसका मतलब पीपी बार बार आ रहा है, मतलब एट्रियल की एक्टिविटी बढ़ गई। एट्रियल की एक्टिविटी बढ़ गई तो ब्लड का क्वांटिटी क्या होगा? वेंट्रियम में ज्यादा। इस तरह से आपकी एक्टिविटी। या फिर अगर ऐसा ना होते हुए ये इस तरह से हो जाए, इसका मतलब वेंट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। और वेंट्रियम अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी हुमेरा, तो ब्लड की क्वांटिटी बॉडी में ज्यादा हो जाएगी। ब्लड की क्वांटिटी अगर बॉडी में ज्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो कुछ भी हो सकता है। ब्लड वेसल फट भी सकती है, उसकी क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। इससे ये बात समझ में आएगी कि वेंट्रियम अपनी एक्टिविटी बराबर नहीं कर रहा है, यानी वेंट्रियम की एक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। या फिर अगर ऐसा हो जाए कि ये पीक है, उसके बाद इतनी दूर के बाद वेंट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो, तो इसका मतलब क्या है? जो एट्रियम है वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, लेकिन वेंट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब हार्ट की एक्टिविटी बहुत स्लो है, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया। तो हम इस तरह से ईसीजी की मदद से क्या करते हैं? हमारे कल्ब की, हार्ट की एक्टिविटी को, स्पेशली कल्बी दौर को मालूम कर सकते हैं। अगर ये मशीन नहीं रहती और ऐसी मालूम करना रहता तो कहां से मालूम होता था? मालूम होता था या तो जाने के बाद, दोनों भी कंडीशन में। जाने से पहले कैसे मालूम होगा? सुफियान मियां, है ना? समझ में आया? तो इस तरह से ये मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहा जाता है ईसीजी। क्या बोलते हैं उसको? ईसीजी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। देखिए ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है ना, ये देखो, ये वेंट्रियम को देखो, एट्रियम से करंट जनरेट हो रहा है, देखो गौर से दिख रहा। तो एट्रियम से इधर करंट जैसे जनरेट हो रहा है, तो इधर ओह मेरा बाजी, इधर क्या हो रहा है?
ये देखो ये करंट आया तो ये करंट यहाँ से यहाँ, यहाँ तो वेंट्रियम में अगर आया तो पी, एट्रियम में आया तो पूरा क्यू और रिलैक्स हुआ तो। हाँ ये इस तरह से होता है हमारे बॉडी में। हाँ ये दिख रहा है ना आपको करंट कैसे जा रहा है, दिख रहा है ना, बिजलियां कड़कते हैं। हाँ लब डब ठप ठप मौलाना। ठीक, तो ये अब इसमें ना जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात याद रखना है वो क्या है, वो है क्यू आर एस। क्यू आर एस असल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ आर एस नहीं, पेट खराब होने के बाद पिलाते तो वो नहीं, क्यू आर एस। ठीक है सफियान मियां याद रखने का, क्यू आर एस, ओ आर एस नहीं। क्यू आर एस की जो तादाद है उससे हम दिल की धड़कनों को गिन सकते हैं। यानी अगर आपके पास 72 मरतबा 1 मिनट का अगर आपके पास पीक बनेगा तो 1 मिनट के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कितनी पीक रहेंगी, 72। कितने रहेंगी पीक। और अगर आप वो आपने देखा होगा ईसीजी काउंट ऐसा करते हो 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली वो क्या काउंट कर रहे होते हैं, क्यू आर एस। क्या काउंट कर रहे होते हैं वो, और वो क्यू आर एस काउंट करके वो बोलते हैं कि यार इनकी जो हार्ट की एक्टिविटी वो बराबर चल रही है या नहीं चल रही। हाँ बहुत बढ़िया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से मालूम होती है, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से ब्लड सप्लाई हो रहा है, बॉडी को जा रहा है, असल ब्लड जो जा रहा है बॉडी को कब जाता है। इसीलिए क्यू आर एस की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा हार्ट एक्चुअली काम कर रहा है या 72 से ज्यादा अगर आने लग गई तो आप बोलेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई है, 72 से कम हो गया तो आप बोलेंगे ब्लड प्रेशर कम है, या पीक्स अगर आगे पीछे हो गई तो हार्ट की एक्टिविटी में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। हाँ पोटेंशियल एनर्जी, यानी जिसको हमने मायोजेनिक पोटेंशियल बोला है, समझ में आया आप नाउ। और फर्द की शराह कल्ब, शराह कल्ब का मतलब क्या है, हार्ट रेट। शराह कल्ब का मतलब क्या है, हार्ट रेट का हम क्या कर सकते हैं, तयन कर सकते हैं कि वो हार्ट की एक्टिविटी ज्यादा है या कम है। चूंकि हर फर्द का ईसीजी तकरीबन एक जैसी शक्ल का होता है। एक जैसी शक्ल का मतलब पी, क्यूआरएस और टी। इस शक्ल से इन्हिराफ का मतलब यह है कि दिल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए ईसीजी की तिब्बी अहमियत है। मेडिकल इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी वजह से हम बहुत आसानी से किसी के भी हार्ट की एक्टिविटी को समझ सकते हैं। आलिया बाजी समझे, पक्का याद रहेगा। हाँ वो सीधा तो फिर उनको बोला जाता है कि चलिए इन्हों सिराते मुस्तकीम पे निकल चुके, समझे। तो इसका मतलब है मौत। हाँ वही चाहिए, वो जो है ना जो डिजिटल वाला बताते हैं, एक डिजिटल वाला रहता है जो कंटिन्यूअसली कनेक्ट करके बताते हैं, हाँ इस तरह से। तो वो मतलब हम ये तो बहुत मतलब हम एकदम प्रिसाइज करके देख रहे हैं ना, वहां इतना नहीं रहता है जितना गौर से आप इसको देख रहे सुने, हाँ ऐसा है नहीं, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है। ठीक, क्योंकि वो रियल टाइम में काउंट कर रहा होता है ना, ये तो हम एकदम आइडियल शक्ल में देख रहे हैं, वो रियल टाइम में काउंट कर रहा होता है। ठीक, यहां पर कोई डाउट है तो याद रखना है बस। ये एक चीज जो याद रखना है कि ये जो 3 लीड होते हैं ये कहाँ रखे जाते हैं। तो एक लीड जो होता है वो राइट, तो ये क्या है हमारी रिस्ट है ना, क्या बोलते हैं हम इसको, कलाई। तो एक लेफ्ट और लेफ्ट, और दूसरा जो होता है वो लेफ्ट वाले एंकल यानी एडी। तो 2 कहां पर रहेंगे आपके, हाँ क्या कलाई, और एक कहां रहेगा एडी पे। तो एडी भी कौन सी एडी, लेफ्ट, मतलब दाएं या बाएं, बाएं। लेफ्ट क्यों, बहुत अच्छे, लेफ्ट इसलिए क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर होता है तो वो प्रेशर, क्योंकि ये जो सिम्ट है ना हार्ट की इस सिम्ट में है, इसलिए ब्लड का प्रेशर अगर इस तरह से यहां जाना है तो कुछ फ्लक्चुएशन ब्लड की स्पीड में हो सकता है, लेकिन सीधा जाने में नहीं होगा, इसलिए यहाँ कर देते हैं। तो हमने ना, हमको अगर किसी चीज का स्टैंडर्ड मालूम करना है या हमको मालूम करना है कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई खाना बनाना है, केक बनाना है, तो आप क्या करेंगे, औरंगाबाद का सबसे अच्छा केक बनाने वाला कौन है, उससे केक लाएंगे और फिर घर में खुद कुक करेंगे और केक बनाएंगे और फिर इसको चखेंगे और अपने वाले केक को, अगर इसका आपने जो बनाया हुआ केक भी अगर
मैच कर रहा है इसके टेस्ट से, तो आप बोलेंगे हाँ मैं इस काबिल हूं कि मैं ये केक बना सकता हूं। वैसे ही हम क्या करते हैं, हार्ट की एक्टिविटी प्रॉपरली चल रही है नहीं चल रही है, तो एक इंफॉर्मेशन यहां से मिलेगी, लेकिन इन दोनों को स्टैंडर्ड हम किसको बनाएंगे, इसको, कि अगर यहां पर भी प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब हम जो मशीन है वो मशीन प्रॉपरली काम कर रही है, यानी एरर नहीं है, गलती के चांसेस बहुत कम है ना, समझे सुफियान? तो गलती के कम चांसेस के लिए हम कभी भी किसको फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड को, समझे? नाउ अब उसके बाद दोहरा दौरान खून क्या होता है, दोहरा दौरान खून, कि खून का जो दौरान होता है वो कैसा होता है। ठीक है, अब मैं उसको समझाता हूं थोड़ी देर के बाद, पहले आपको मैं समझा देता हूं कि प्रोसेस में हम बेसिकली पढ़ने वाले क्या है। तो दोहरा दौरान खून, ये कल भी हमारी बात बहुत बार हो चुकी है इसको लेकर। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि डाई वेंट्रिकल के जरिए पंप किया गया खून वो पल्मोनरी आर्टरी में दाखिल होगा, यानी राइट साइड से जो भी खून आएगा वो कहा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, जबकि बाई वेंट्रिकल से जो भी खून आएगा वो कहा जाएगा एरोटा, कहा जाएगा एरोटा। फिर हम ये कहते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी से जो खून जाएगा वो क्या रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड खून। तो डीऑक्सीजनेटेड खून जो है वो हमेशा कहाँ दाखिल होता है, फेफड़ों में। फिर यहां से ऑक्सीजनेटेड खून वो पल्मोनरी वेन, कहा जाएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के जरिए कहां पर आएगा, बाय एट्रियम में दाखिल होता है। इस दौर को क्या कहा जाता है, पल्मोनरी दौर। नाउ बात को समझिए, क्या कि जो खून निकल रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, और ये हमारे लंग्स है, समझ लो, ज्यादा सीरियस मत हो जाओ। नाउ ये थोड़ा और बड़ा बनाओ क्या, तुमको असल में अच्छा नहीं लग रहा होगा तो खूबसूरत बना ही छोड़े यार, सर ऐसा लंग्स रहता है कहीं। कंसिडर करो ये आपका हार्ट है, मैं लिख देता हूँ नहीं तो फिर, ठीक है, ये हार्ट है, और कंसिडर करिए कि ये लंग्स है, ठीक। नाउ हार्ट से खून जाने वाला है लंग्स को, और लंग्स से वापस कहाँ आने वाला है, हार्ट को। तो लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, तो हार्ट से जो ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ, ये जो ब्लड है ये ब्लड कौन सा वाला है, डीऑक्सीजनेटेड, बगैर ऑक्सीजन का खून, ठीक है। और बगैर ऑक्सीजन के खून को यहां पर लेकर जाने वाली जो ब्लड वेसल है उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और लंग से वापस हार्ट के पास ब्लड लाने वाली जो ब्लड वेसल है उसका नाम रखा गया है पल्मोनरी वेन। क्या बोला जाता है इसको, इसको हम बोलते हैं श्रियान, और इसको क्या बोलते हैं, वरीद, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, ये वाले जो कंसेप्ट है ना, उस कंसेप्ट को यहां देखो, यहां आपको और सारे समझ में आएगा, यहां से लेकर यहां तक। तो ये कौन है, पल्मोनरी वेन, ये कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। तो हार्ट से खून निकला, कहाँ गया, फेफड़ों के पास, फेफड़ों के पास से वापस खून कहां पर आ गया, हार्ट के पास, दिल के पास। तो ले जाने का काम किसने किया, पल्मोनरी शरीयान, और लाने का काम किसने किया, पल्मोनरी वेन या वरीद। अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को मिलाकर यहां पर क्या बोला जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसी को उर्दू में हम क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी दौर। क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी दौर, याद रहेगा। तो हमारे बॉडी में जब डबल सर्कुलेशन होता है, दोहरा दौरान खून होता है, तो उस दोहरे दौरान खून में जब खून सुफियान लंग्स के पास जाता है और लंग्स से वापस खून दिल के पास आता है, तब इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, पल्मोनरी दौर या पल्मोनरी।
अरोटा के क्यों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट को दे रही है, ये अरोटा तो अलग हो गया। अरोटा तो ले जाने का काम कर रही है ना हार्ट से, तो उसका और उसका कोई रिलेशन, एक लाने का काम कर रही है, दूसरा अरोटा ये आर्टरी का टाइप है, जबकि ये कौन है? वेन, यानी खून लाने का काम करती है और वो ले जाने का काम करती है। समझा ना? अब थोड़ा सा मैं एक मरतबा ये डायग्राम आपको बताता हूं। ये डीऑक्सीजनेटेड खून है ना, वेना कावा के थ्रू आया, अब ये पूरा लंग्स में गया, लंग्स उसमें क्या ऐड करेगा? ऑक्सीजन। फॉर ऑक्सीजन जैसे ऐड करेगा तो वो वापस से कहा आ जाएगा सेम। यहां पर देखो, ये ऑक्सीजनेटेड खून है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू आगे जाने वाला है। ठीक है ना? ये देखिए एक और, ठीक। नाउ अरोटा, अब कौन आ गया? अरोटा से क्या होगा? साफ खून, आर्टरी। साफ खून किसके जरिए जा रहा है? आर्टरी। साफ खून मतलब यहाँ क्या है? ऑक्सीजनेटेड। हम उर्दू में तो गंदा और साफ जो खून लफ्ज यूज करते हैं, तो बेसिकली वो किसके लिए करते हैं? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो साफ खून मतलब आलिया बाजी ऑक्सीजनेटेड, साफ खून मतलब ऑक्सीजनेटेड, और गंदा खून मतलब, ठीक है। तो यहां पर साफ खून मतलब ऑक्सीजनेटेड है, जो आर्टरियोल्स और कैपिलरी के जाल से होते हुए जिस्म के कहां पर जाएगा? बाफ्तों तक। तो जिस्म के अलग अलग पार्ट्स तक उसको लेकर जाना है, तो पहले लेके कौन निकलेगा? एरोटा, फिर आर्टरी, फिर कैपिलरी। इससे पहले भी मैंने बोला कि पानी आएगा डैम से, बड़े पाइप से, फिर वो पाइप छोटे छोटे पाइप में डिवाइड होगा और वो छोटे छोटे डिवाइड में होगा। तो अरोटा, आर्टरी, कैपिलरीज। क्लियर कंसेप्ट? तो इस तरह से खून पूरे बाफ्तों को पहुंचेगा, जहां से फिर वो क्या लेगी? गंदा खून या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा कौन? वेन्यूल्स, वेन्स और वेना कावा। कौन लेकर आएगा उसको? वेन्यूल्स, वेन्स, वेना कावा। कौन कौन लेकर आएगा? वेन्यूल्स, वेन, वेना कावा। ले जाने का काम कौन कर रहा है? अरोटा, आर्टरी, कैपिलरीज। आर्टेरियल कैपिलरी भी बोलते हैं उसको। वैसे ही लाने का काम कौन कर रहा है? वेन्यूल्स, वेन और वेना कावा। कौन कर रहा है? वेना कावा। वेना कावा मतलब, वेना कावा दो तरह की होती है, एक होती है सुपेरियर वेना कावा और एक होती है इंफेरियर वेना कावा। हार्ट के ऊपर जो है वो ऊपर वाली वेना कावा यानी सुपेरियर, हार्ट के नीचे वेना कावा यानी इंफेरियर वेना कावा। ये दोनों भी वेना कावा क्या करेंगे? जो डीऑक्सीजनेटेड खून है वो किसको लाकर देंगे? हार्ट को, दिल को, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड। इसलिए हम क्या करें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? एरोटा, आर्टरी, कैपिलरीज। और डीऑक्सीजनेटेड खून को लाने का काम कौन कर रहा है? वेन्यूल्स, वेन्स, वेना कावा। तो इस तरह से वो क्या करते हैं? जरिए जमा करके दाएं एट्रियम में क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे हार्ट के अंदर, तो ये पूरा सिस्टम है, ये है आर्टरीज, और ये कौन सा वाला सिस्टम है? आर्टरी, आर्टेरियोल्स और कैपिलरी। ये खून को क्या कर रहे हैं? पूरे जिस्म में सप्लाई कर रहे हैं, और पूरे खून को जिस्म से वापस कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? वेन्यूल्स, वेन और वेना कावा। समझे? तो इस तरह से पूरा खून बॉडी में क्या हो गया? वापस हो गया। अब इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इस सिस्टम को कहा जाता है, इसे कहा जाता है तरतीबी दौर, या इसको क्या बोला जाता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, सिस्टमिक सर्कुलेशन। याद से रहेगा? समझ में आया? नाउ तरतीबी दौर बाफ्तों की तग़ज़ियाती जुज़, ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी अशिया क्या करता है? मुहैया कराता है। तो ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, जो हार्ट से निकल के कहां जा रहा है? बॉडी, बॉडी से निकल के कहां जा रहा है? हार्ट।
तो बेसिकली ये काम क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है जिस्म के अलग अलग अज़ा को, जिस्म के अलग अलग पार्ट्स को क्या प्रोवाइड करने का? ऑक्सीजन। हुमेरा, क्या प्रोवाइड करने का? ऑक्सीजन। और क्या प्रोवाइड करने का? ग़िज़ा, न्यूट्रिएंट, ये सब प्रोवाइड करने का। और फिर वहां से वापस क्या लाना है? और उनसे क्या लेकर आना है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या लेकर आना है? दूसरी नुकसानदार अशिया, जो उसको निकाल कर वो जिस्म से क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो खून है वो हार्ट से लंग्स के पास जा रहा है, ताकि उस खून के अंदर क्या ऐड हो? ऑक्सीजन। क्या ऐड हो? ऑक्सीजन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन के पास क्यों जा रहा है? ताकि उससे क्या मिले? ऑक्सीजन मिले, ग़िज़ा मिले, और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल है वो जिस्म से क्या हो जाए? बाहर खारिज हो जाए। हाँ, वेन्यूल्स के साथ, वेन सिस्टम के साथ, वेना कावा है ना। हाँ, जो एसोफेगस वगैरह हमने पढ़े। फिर हमने लंग्स की बात कर रहे थे, ब्रीथिंग सिस्टम में, है ना। फिर हमारे जिस्म में क्या होती है? हमारे जिस्म में खून की जो नलियां है उसकी एक खास, उसको कहा जाता है कोरोनरी निजाम होता है। हमारे जिस्म में एक और सिस्टम होता है, उस सिस्टम का नाम क्या है? कोरोनरी सिस्टम। क्या नाम है उसका? कोरोनरी सिस्टम। ये जो कोरोनरी सिस्टम है क्या है? जो खून की कल्बी उज़लात में लाने और उससे ले जाने का काम करता है। तो ये जो कोरोनरी सिस्टम है ये भी खून की नालियों का निजाम है। लेकिन ये खून की नालियों का निजाम क्या करता है? ये खून को दिल से दिल के उज़लात तक पहुंचाने का काम करता है। कहां से कहां तक पहुंचाने का काम करता है? दिल से दिल। यानी आपने क्या किया? खाना बनाया, खाना बनाने के बाद आपने सबको खिला दिया और खुद भूखे रह गए, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो दिल तो लंग्स को भी खून दे रहा है, बॉडी को भी दे रहा है, और खुद का ख्याल कौन करेगा? तो इसका मतलब है कि उसका अपना भी ब्लड वेसल होती है, यानी उसकी अपनी खून लाने वाली और खून ले जाने वाली भी क्या रहेंगी? खून की नालियां। तो इसकी भी अपनी क्या रहेंगी? शरियान। इसकी भी अपनी क्या रहेंगी? वरीद। तो इसकी जो शरियान है उसको आप क्या बोलेंगे? कोरोनरी शरियान। और इसकी जो वरीद है उसको कोरोनरी वरीद, या आप क्या बोलेंगे? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम मिलकर क्या बनेगा? कोरोनरी सिस्टम। तो कितने सिस्टम पढ़ लिए हमने? 3। पहला कौन सा है? पल्मोनरी सिस्टम। दूसरा कौन सा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तीसरा कौन सा है? कोरोनरी सिस्टम या कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी दौर। बात समझ में आया? तो पहले वाली केस में क्या है? हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट। दूसरे वाले में हार्ट से बॉडी, बॉडी के सारे पार्ट्स, और बॉडी के सारे पार्ट से हार्ट। और तीसरा वाला हार्ट, हार्ट से हार्ट, दिल से दिल को खून ले जाना और खून लेकर आने वाला। ये जो सिस्टम है उसको क्या बोला जाता है? कोरोनरी सिस्टम, या उसको क्या बोला जाएगा? कोरोनरी सर्कुलेशन। फातिमा, साजिदा, मरियम, नुमान, फातिमा, निखत, बेटा बात समझ में आई पूरी? ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। ये कौन सा वाला? ये मतलब ये पार्ट्स है ना हमारे जिस्म के। तो स्टमक को भी देना है, किडनी को भी देना है, मसल्स को भी देना है। तो ये पूरे बॉडी के पार्ट्स हैं, उन सबको ब्लड प्रोवाइड करना है। वो काम कौन करता है? आर्टरी यानी शरियान। और उन सबसे वापस से खून लेकर आने का काम कौन कर रहा है? वेन यानी वरीद। इसीलिए हमने वो जो सिस्टम पढ़े ना, आर्टरी, आर्ट्रियोल और कैपिलरी, वैसे ही वेन्यूल्स, वेन और वेना कावा। समझे ना? अब इसमें एक और निजाम है, वो शायद यहां पर मेंशन नहीं है। वो क्या है? एक तो हो गया कोरोनरी वाला,
एक जो होता है उसको कहा जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको? रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल निजाम, रीनल पोर्टल सिस्टम। और एक होता है उसको बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसीलिए तो दिखा रहा हूं। बस बोलो खालिद में 2 मिनट। नाउ अगर खून इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से निकलकर लीवर के पास अगर जाता है, खून कहां से आ रहा है? खून असल में आ रहा है हार्ट से। खून कहां से आ रहा है? हार्ट से। लेकिन हार्ट से किसको मिला था? इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन ने किसको दिया? लीवर। तो क्या है, इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में भी एक सिस्टम है जो खून को इंटेस्टाइन से कहां लेके जा रहे हैं? लीवर। उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोला जाता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और इसी तरह से रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब किडनी और हमारे जिस्म के जो हार्ट है, और हार्ट से कहा जा रहा है? किडनी, और किडनी से निकल के बाकी के बॉडी पार्ट्स तक अगर ब्लड जा रहा है तब उसको क्या बोला जाता है? रीनल पोर्टल सिस्टम। तो 2 एक्स्ट्रा पोर्टल सिस्टम है जो कि न्यू सिलेबस में मेंशन है, ओल्ड में नहीं है, और उर्दू में उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ, इसलिए इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। हार्ट के तरफ तो लीवर होता है, इंटेस्टाइन के नीचे होता है, तो फिर ये कैसे? ये कैसा होता है कि इंटेस्टाइन जितना भी फूड मटेरियल हम ऐड करते हैं ना खून में, वो लेकर हो जाता है लीवर के पास। वहां से वो गुजरेगा और चेक करेगा कि यार इस फूड मटेरियल के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट तो नहीं है। अगर कोई एंटीजन है तो उसको वो किल क्या करनी करेंगे? किल करने की कोशिश, उसको मार दो। इसीलिए उसकी वजह से उसका नाम क्या होता है? हेपेटिक। क्योंकि हमने लीवर के अंदर पढ़ा था, इसका बेसिक यूनिट कौन है? हेपेटिक लोब्यूल्स। याद आ रहा है ना? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, हेपेटिक लोब्यूल्स। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारे बॉडी में ये और एक, तो कितने सिस्टम हो गया पूरा टोटल? पल्मोनरी, सिस्टमिक, कोरोनरी, रीनल पोर्टल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। याद रहेगा, ये इतने सारे हमारे बॉडी में सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं इतनी छोटी सी बॉडी में। ये सारा मिनटों में काम हो रहा है, मिनट। यानी हार्ट से जो ब्लड निकला, वो हार्ट से ब्लड निकल के कहां जा रहा है? किडनी। हार्ट से ब्लड निकल के कहां? स्टमक यानी इंटेस्टाइन। हार्ट से ब्लड निकल के बाकी के। तो ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है वही जिसको हमने कहा कि 1 मिनट में हार्ट कितने बार खून सप्लाई करता है? हाँ, बस 0.8 सेकंड के अंदर 1 मरतबा धड़कता है तो 70 ml, और 1 मिनट में जब वो 72 बार धड़कता है तो 5000। तो 5000 ml 1 मिनट में पूरे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? घूम जाता है 1 मिनट में। तो कितने बार दिन में होता होगा? 24 इंटू 60। तो तुमको तुम्हारे सामने आ जाएगा कि कितने बार हमारा खून हमारे पूरे बॉडी में गर्दिश करता है 24 घंटों में। ठीक है, मंसूर हिसाब लगा रहा था, कितने में मंसूर? ठीक। नाउ अब इसके आगे का एक और बेसिक टॉपिक है, वो हम लोग इससे आगे वाला वो कल देखेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह हो गया तो हमारा ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दोबारा लिंक जनरेट कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करना है।